आप देख रहे हैं 5 की बात और आज बात ऑपरेशन ऑल आउट की। क्या है ऑपरेशन ऑल आउट? किस तरह से भारत के लिए गए एक्शनों से पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। आपको भारत के हाल के कुछ ऐसे कदमों के बारे में बताएंगे जिससे पाकिस्तान में टेंशन बढ़ गई है। भारत की वाटर स्ट्राइक, सबसे पहले देखिए कि क्या है ये वाटर स्ट्राइक। भारत ने बगलिहार बांध से चनाब नदी का पानी रोका है। अब ये एक और कड़ा कदम उठाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये सौगंध ली है कि भारत के खिलाफ खतरों का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई है और बड़े एक्शन की तैयारी है। सैकड़ों ओवरग्राउंड वर्कर यानी कि OGW हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है और NIA लगातार अपनी जांच को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। पुंछ में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ हुआ है। इसमें पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 5 IED इसमें बरामद किए गए हैं। कई ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सेना के लिए यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ जो होती हैं वहाँ पर सेना के लिए गोला बारूद तैयार किया जाता है। इसके अलावा ब्लैकआउट का रिहर्सल किया गया है फिरोजपुर छावनी में। ब्लैकआउट होता क्या है? युद्ध के समय बचाव का एक कारगर उपाय है, ज़रूरी उपाय है। इसका रिहर्सल, एक ड्रिल की गई है फिरोजपुर छावनी में। दूसरे की जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उनमें तेज़ी लाई गई है। सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद अब जो रुकी हुई जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसमें तेज़ी आ सकती है, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें तेज़ी आ सकती है। पहलगाम में आतंकी हमला करके पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, क्योंकि एक बार फिर से भारत ने कड़ा कदम उठाया है। सिंधु ट्रीटी को अबेंस में रखने के बाद अब बगलिहार बांध से चनाब नदी का पानी रोक दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच बगलिहार बांध लंबे समय से विवाद का मुद्दा रहा है। पाकिस्तान इस मामले में विश्व बैंक की मध्यस्थता की भी मांग कर चुका है। भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा कदम है कि बगलिहार बांध से चनाब का पानी रोका गया है। और आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं हम कि चनाब में कैसे घटा है पानी। ये पहले की तस्वीर है जहां पर आपको नदी में पानी नज़र आ रहा है, भरी हुई है नदी, चनाब नदी है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं दाईं तरफ जो तस्वीर है वो अभी की है, जहां पर इन दोनों तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि चनाब नदी में पानी की स्थिति अभी क्या है और पहले क्या थी। बगलिहार बांध से जो चनाब नदी का पानी जाता है, बगलिहार बांध से इस पानी को रोका गया है और उससे ही चनाब में पानी घटा है, जैसा कि तस्वीरों में नज़र आ रहा है। बाएं तरफ की तस्वीर पहले की है और दाहिने तरफ की तस्वीर अब की है। आइए सुनाते हैं अब आपको कुछ स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया। देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को तंग करके रखा हुआ है, ये करना बिल्कुल बहुत ही सही है। ये स्टेप सरकार का बहुत अच्छा है। अब देखिए, जकदम जंग करना भी कोई वो बनता नहीं है, मगर फिर भी जो ये हिंदुस्तान सरकार उनको बहुत सारे तरीकों से जवाब दे रही है। बहुत अच्छी बात है और ऐसा करना भी जायज़ है। हमें खुशी है कि सरकार ने पाकिस्तान का पानी बंद करा है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। जैसे उन्होंने पहलगाम में अटैक करके हमारे बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं, जो नाम पूछ के टारगेट किया उनको, उस हिसाब से हम चाहते हैं कि उनको ठोको। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। वहीं सिंधु जल संधि निलंबित करने के बाद आगे की तैयारी शुरू हो गई है। जम्मू और कश्मीर में रुकी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं इनमें तेज़ी लाई जाएगी और इसी हफ्ते अमित शाह की एक अहम बैठक हो सकती है। ऐसे कई प्रोजेक्ट पिछले 4 साल से रुके हुए हैं। पहले संधि के तहत पाकिस्तान को नोटिस देना ज़रूरी था, लेकिन अब संधि के निलंबित होने के बाद से ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, यानी कि पाकिस्तान को किसी तरह की सूचना देना कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए जो अब पनबिजली परियोजनाएं हैं, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, उनमें तेज़ी आ सकती है।
पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव की पृष्ठभूमि में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और ये बैठक वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के एक दिन के बाद हुई है और माना जा रहा है कि उन्होंने सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की है। साथ ही भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ने के बाद महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कार्यरत सभी कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब देश भर में रक्षा तैयारियां बढ़ गई हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदा की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि एम्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड यानी MIL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के निर्देशों के तहत यह आदेश जारी किया गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि सभी प्रकार की छुट्टियां रद्द की जाती हैं और सभी कर्मचारियों को बिना किसी देरी के ड्यूटी पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर देते हुए भारत के खिलाफ खतरों का कड़ा जवाब देने का संकल्प लिया है और कहा है कि रक्षा मंत्री के तौर पर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने सैनिकों के साथ काम करूं और देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और ये मेरी जिम्मेदारी है कि सशस्त्र बलों के साथ मिलकर काम करके उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दूं जो हमारे देश पर बुरी नज़र डालते हैं। एक राष्ट्र के रूप में भारत के भौतिक स्वरूप की सुरक्षा हमारे वीर सैनिकों ने हमेशा की है। तो वहीं पर दूसरी तरफ भारत के आध्यात्मिक स्वरूप की रक्षा हमारे ऋषियों और मनीषियों ने की है। जहां एक तरफ हमारे सैनिक रणभूमि में लड़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे संत जीवन भूमि में लड़ते हैं। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद NIA लगातार अपनी जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है। सैकड़ों ओवरग्राउंड वर्कर हिरासत में हैं और पूछताछ चल रही है। 54 रास्तों पर हो रही है जांच और आतंकियों की तलाश। बायसरन घाटी से अलग अलग दिशाओं में 54 रास्ते निकलते हैं। घने जंगल, पहाड़ और तराई की ओर जाते हैं रास्ते। ये रास्ते कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हैं। इसके साथ ही बायसरन घाटी में जो काम करते हैं टूरिस्ट गाइड, जो फोटोग्राफर, जिपलाइन वर्कर, दुकानदार, घोड़े और खच्चर वाले, उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है। इनसे पूछताछ में आतंकियों के बारे में कुछ ठोस जानकारियां मिली हैं। पहलगाम थाने से देखिए हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं पहलगाम थाने में हूं। पहलगाम हमले को लेकर NIA लगातार जांच कर रही है और जांच के सिलसिले में लगातार पहलगाम थाने में जो स्थानीय लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है और उनसे NIA की टीमें लगातार पूछताछ कर रही हैं। इनमें वो लोग शामिल हैं जो बैसरन घाटी में हमले के वक्त वहां पर मौजूद थे। इनमें तमाम फोटोग्राफर हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, जिपलाइन वर्कर हैं, स्थानीय दुकानदार हैं, होटल मालिक हैं। तो इनसे लगातार जो NIA की टीमें हैं वो पहलगाम थाने में ही पूछताछ कर रही हैं और NIA की टीमें यहाँ पर लगातार कैंप कर रही हैं और यहीं पर तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही हैं। जहाँ पर इसके ठीक पिछले जो बैसरन घाटी है वहाँ पर हमला हुआ था 22 अप्रैल को और बैसरन घाटी के रेडियस में जो 5 किलोमीटर का दायरा है उस दायरे में जितने भी लोग हैं, जितने लोगों की ज़रूरत पड़ रही है उनको NIA की टीम बुलाकर पूछताछ
कर रही है, क्योंकि इस बात का पूरा शक है कि आतंकवादियों की मदद कुछ लोकल लोगों ने की है। इसीलिए जो पुलिस और जो एनआईए की टीमें हैं वो लगातार लोकल यानी कि स्थानीय लोगों को बुलाकर उनसे पूछताछ कर रही हैं। इस पूरी घटना में कई ओवरग्राउंड वर्कर्स तो शामिल हैं ही, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, खासतौर से जो लोकल लोग हैं, शक इस बात का है कि ये भी कहीं ना कहीं इनमें से कुछ लोग इस पूरी घटना में शामिल रहे होंगे, क्योंकि आतंकवादियों ने यहाँ पर आकर वो काफ़ी दिन रुके हैं, बैसरन घाटी ऊपर गए हैं और यहाँ पर कई जगहों की रेकी भी हुई है, तो स्थानीय लोगों की भूमिका भी इसमें हो सकती है। उस लिहाज से लगातार स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो ये सिलसिला लगातार जारी है। एनआईए तमाम लोगों के बयान दर्ज कर रही है। जो चश्मदीद हैं उस घटना के, उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं। जो जिनके अपने मारे गए हैं इस घटना में, उनके भी लगातार स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो इस तरह से एनआईए इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि जिस तरह से जांच में साफ हुआ है कि इस पूरे हमले में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा का हाथ है और पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है वो पाकिस्तान में हुई है। 2 पाकिस्तानी आतंकवादी इस घटना में शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं एक लोकल सपोर्ट, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, वो ज़रूर यहाँ से मिला होगा। इसीलिए लगातार जो एनआईए के अधिकारी हैं और जेएंडके पुलिस है वो यहाँ पर तमाम इस घटना से जुड़े हुए वहाँ पर मौजूद और कुछ स्थानीय लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। पहलगाम से कैमरा पर्सन अशोक महाली के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो नई नई बातें वहाँ सामने आ रही हैं, नए खुलासे हो रहे हैं। एनआईए की पूछताछ जो है वो जारी है। जो हमले में शामिल आतंकी हैं उनके स्केचेस बने हैं और तमाम लोग जो बैसरन घाटी में काम करते हैं उनसे लगातार पूछताछ चल रही है और अब उसी के आधार पर ये स्केचेस भी बने हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो एनआईए की पूछताछ जो है वो जारी है और इस बीच कई तरह की बातें सामने आई हैं। इसमें कैसे हमास का मॉड्यूल भी काम कर रहा था ये भी सामने आ रहा है। अब हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर जुड़ गए हैं। मुकेश, नई नई बातें सामने आई, जानकारियां मिली हैं। यहाँ पर एनआईए और पुलिस की जो पड़ताल चल रही है, हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी, स्केचेस जारी किए गए हैं। इसमें साथ ही एक कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। हमास के मॉड्यूल की भी बात हो रही है, चीन का एंगल भी सामने आ रहा है। जो सैटेलाइट फ़ोन्स वहाँ पर मिली आतंकियों के पास जो वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो क्या आपके पास में जानकारी है अब सूत्रों के हवाले से ताज़ा इसकी इन्वेस्टिगेशन को लेकर? देखिए, एनआईए तो जांच कर रही है इस मामले में और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। लश्कर के मॉड्यूल के बारे में जानकारी मिली है और ये पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है पीओके में रची गई है, ये भी जानकारी मिली है। इसमें लश्कर के जो चीफ है हाफिज सईद, डिप्टी चीफ सैफुल्लाह ये शामिल हैं। लेकिन एक अहम जानकारी जो हमारी खुफिया एजेंसी है उनको मिली है। इस जानकारी के मुताबिक हमास के आतंकवादी पीओके में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों से मिले थे। जो पहली मीटिंग है वो इसी साल 5 फरवरी को हुई और दूसरी मीटिंग जो हमास के आतंकी हैं उनकी जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों से वो हुई 19 अप्रैल को, यानी कि पहलगाम हमले के ठीक 3 दिन पहले। और जो हमले का पैटर्न है हमास का और जो पहलगाम में अटैक हुआ है, दोनों का पैटर्न लगभग एक जैसा मिलता जुलता है। जानकारी के मुताबिक 19 अप्रैल को पहलगाम में जो हमास का नेता है खालिद कयूमी, ये वहाँ पर आया था और जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में आतंकी रऊफ असगर से उसकी मुलाकात हुई थी। और इसके पहले जो 5 फरवरी को मीटिंग हुई थी इसमें भी खालिद कयूमी आया था हमास से और उसके साथ में नाजी जहीर ये आया था और तब लश्कर ने एक बड़ा सम्मेलन किया था। इस सम्मेलन में 100 से ज़्यादा आतंकवादी शामिल हुए थे, इनमें से अधिकतर आतंकवादी विदेश के थे। और इस मीटिंग में जो शामिल हुआ था वो मसूद अजहर का भाई तलहा सैफ लश्कर की मीटिंग में वो शामिल हुआ था, जिसमें हमास के तमाम जो नेता हैं, जो हमास के तमाम आतंकवादी हैं वो शामिल हुए थे। और ये जानकारी मिल रही है कि इन्हीं मीटिंग्स में पहलगाम हमले की जो रूपरेखा है वो रची गई, क्योंकि जो हमले का पैटर्न है चाहे वो हम देखें कि 7 अक्टूबर 2023 को जो इजराइल में हमला हुआ हमास द्वारा, उस हमले में काफ़ी नज़दीक से जो लोग वहाँ पर शामिल थे, म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे थे, उनको काफ़ी नज़दीक से गोली मारी गई और आतंकवादियों ने इसके वीडियोस बनाए। बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाले और ख़ास तौर से जो यहूदी लोग थे उनको वहाँ पर चुन चुन कर मारा गया। ऐसा ही हमला पहलगाम में हुआ। एक सुरक्षित
टूरिस्ट स्पॉट को चुना गया जहां पर सुरक्षा नहीं थी। काफ़ी नज़दीक से टूरिस्टों को गोलियां मारी गईं, खास तौर से धर्म पूछकर गोलियां मारी गईं और ये कहा गया कि कलमा पढ़ा जाए, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि किस तरह से हमले का पैटर्न दोनों जगहों पर एक जैसा था और आतंकवादी हमले को अंजाम देने के बाद जंगल में छुप गए। तो ये जो दोनों मीटिंग हुई हैं, इन दोनों मीटिंग्स को भी सुरक्षा एजेंसियां काफ़ी गंभीरता से ले रही हैं और पहलगाम हमले का जो हमास कनेक्शन है उसको लेकर भी जांच चल रही है। धन्यवाद आपका मुकेश। पहलगाम हमले का एक हमास कनेक्शन भी सामने आया है और उसको लेकर जांच चल रही है और वहाँ पर काम करने वाले तमाम लोगों से पूछताछ हो रही है। बहुत सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं उनसे बातचीत हो रही है, पूछताछ हो रही है और साथ ही वो तमाम लोग जो वहाँ पर काम करते हैं, जैसे जो टूर ऑपरेटर्स हैं, जो जिप लाइन ऑपरेटर्स हैं, जो पोनी चलाते हैं, क्योंकि बैसरन घाटी एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पर ये तमाम लोग काम कर रहे थे और टूरिस्ट के लिए वो बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा जगह रही जिसे निशाना बनाया गया। पाकिस्तान से तनाव के बीच पंजाब के फिरोजपुर में आधे घंटे की ब्लैकआउट रिहर्सल भी की गई है। फिरोजपुर कैंट में पूरी तरह अंधेरा किया गया। कल रात 9 से 9:30 बजे के बीच ब्लैकआउट हुआ। इसकी प्रैक्टिस, इसकी ड्रिल की गई है। ब्लैकआउट मॉक ड्रिल करके, क्योंकि युद्ध के दौरान इस तरह के ब्लैकआउट का बहुत ही महत्व होता है, इसलिए ये एक ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई है। इन्होंने ब्लैकआउट का एक निरीक्षण किया है, भाई देखते हैं कितना का सहयोग मिलता है, लेकिन सहयोग तो पूरा रहा है मेरी ओर से, मेरे हिसाब से तो बहुत बिल्कुल रहा है। घरों की लाइटें और बाज़ार की लाइटें, जो हमारे ढाबे वाले सबकी लाइटें बंद सी बिल्कुल थी सर। तो बाकी दुकानों से, घरों से तो बिल्कुल पूरा सहयोग है और हम सरकार के साथ खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं। ਇਹ ਕੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋਇਆ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ जी। तो ये ब्लैकआउट ड्रिल जो की गई है उसका क्या महत्व है? ब्लैकआउट होता क्या है? युद्ध के समय बचाव का एक कारगर और ज़रूरी उपाय है ब्लैकआउट। कई उपकरण रोशनी की मदद से टारगेट की ओर बढ़ते हैं। दुश्मन के हथियार कई बार टारगेट मिस कर सकते हैं। अंधेरे की मदद से सुरक्षा बल भी दुश्मन को चकमा दे सकते हैं। तो ब्लैकआउट ड्रिल में ये सब कुछ किया जाता है, इसलिए इसके एक मॉक ड्रिल की गई। इसके अलावा ब्लैकआउट की जो रिहर्सल है वो क्यों हुई है? क्योंकि युद्ध के ख़तरों के बीच में ब्लैकआउट लागू करना आसान हो, ज़रूरत पड़ने पर लोगों को समझाना नहीं होगा, लोगों को हर स्थिति के लिए तैयार रहने का संदेश है। अचानक से फैसला होने पर लोग पैनिक ना करें, घबराएं नहीं, इसलिए इसकी ड्रिल की गई है। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि गिरफ्तार पाक घुसपैठिए हसनैन की पहचान हुई है। कल गुरदासपुर से हुई थी इसकी गिरफ्तारी। अब इस गिरफ्तार पाक घुसपैठी की पहचान हसनैन के तौर पे की गई है और इसके पास से कुछ पाकिस्तानी रुपए भी मिले हैं। मानसिक तौर पर बीमार है ये शख्स, नौकरी की तलाश में यहाँ पर भटक रहा था, ये भी बताया गया है, और तभी वो बॉर्डर क्रॉस कर गया। लेकिन इसका किसी तरह का कोई टेरर लिंक नहीं है। इस शख्स के साथ की जो जांच पड़ताल अब तक की गई है उसमें ये बातें सामने आई हैं। तो ये जो पाक घुसपैठे की गिरफ्तारी हुई थी उसकी पहचान हसनैन के तौर पे हुई है। कल यहाँ पर गिरफ्तारी जो है वो गुरदासपुर में हुई थी। ये भी बताया जा रहा है कि इसके पास से 40 पाकिस्तानी रुपए मिले हैं, लेकिन मानसिक तौर पर बीमार आदमी है और किसी तरह की कोई इसके आतंकी लिंक इसका नहीं अभी स्थापित हुआ है। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम की। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से मौसम का कहीं कहर है, कहीं गर्मी से, कहीं बारिश से, कहीं फ्लड से। अप्रैल का महीना खासा गर्म
गुजरा, लेकिन मई में अचानक मौसम थोड़ा बदला है कई जगहों पर। राजस्थान से उत्तराखंड तक इसकी अलग अलग रंगत नजर आ रही है। राजस्थान के माउंट आबू में रविवार की रात अचानक मौसम बदला, आसमान बादलों से भरा, हल्की बारिश हुई। सोमवार सुबह माउंट आबू बिल्कुल कोहरे में डूबा हुआ दिखाई दिया, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। कोहरे का असर ट्रैफिक पर पड़ा और लोगों को दिन में अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ी। सैलानियों को तो ये मौसम बहुत पसंद आया। माउंट आबू में काफ़ी सैलानी भी जाते हैं और ये माउंट आबू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मौसम अचानक बदल गया है और यहाँ पर घना कोहरा छाया। अगली तस्वीर दिखाते हैं आपको देहरादून की। देहरादून में देर शाम मालदेवता के चिपाल्टी क्षेत्र में लगातार बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है और इसकी वजह से यहाँ पे सांग नदी में बाढ़ के जैसे हालात हो गए, जिसकी वजह से नदी में खनन करने वाले लोगों की झोपड़ियाँ पानी के बहाव में आ गईं। उत्तराखंड मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 11 जिलों में तेज़ बारिश के साथ ओलावृष्टि और तेज़ हवाओं को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। दरअसल उत्तराखंड में मौसम ने कहर बरपा रखा है। बीते रविवार को कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन भी हुआ, जिसका असर यातायात पर पड़ा। इत्तेफाक से ये वो दिन हैं जब चार धाम यात्रा शुरू हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज चार धाम वाले सभी ज़िले यानी रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी में मौसम खराब रहेगा। इसके साथ ही टिहरी, पौड़ी, देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और अल्मोड़ा ज़िले में कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज़ हवाएं चलने के अलर्ट भी जारी किए गए हैं। हमारे साथ किशोर रावत जुड़ गए हैं देहरादून से। किशोर, मौसम का हाल वहाँ पर आसपास के इलाकों में बताइएगा। अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें नज़र आ रही हैं। कहीं पर बाढ़ है, कहीं पर ओलावृष्टि की भी चेतावनी है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, मौसम अचानक से पलट गया और इसका असर चार धाम यात्रा पे भी दिख रहा है। बिल्कुल, मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है, जिसमें 3 दिन के लिए खासकर 5, 6 और 7 मई के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें ज़्यादातर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर तेज़ बारिश के साथ हवाएं और बिजली गिरने की संभावना जताई। इसके साथ ओलावृष्टि की भी मौसम विभाग ने संभावना जताई है। देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून का जो मालदेवता क्षेत्र है वो टिहरी जनपद से बिल्कुल अटैच है, बॉर्डर वाला इलाका है। वहाँ शिफल्टी एक जगह है जहाँ पर अचानक से बारिश ऊपर काफ़ी तेज हुई, जिसकी वजह से फ्लड हम किशोर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त, जो वहाँ पर अलग अलग जगहों पे परेशानी भी हो रही है। नदी में बहुत ज़्यादा पानी, बाढ़ की स्थिति हो गई है यहाँ पर सौंग नदी में, क्योंकि बारिश इतनी मूसलाधार और लगातार हुई है। चार धाम यात्रा पर भी असर पड़ा है। तो उत्तराखंड के कई ज़िलों में मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे जो रास्ते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रही है। किशोर, अब आपकी आवाज़ हम तक आ पा रही है तो बताइएगा। इसके अलावा कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश हुई थी। जिस तरीके से मैं बता रहा था कि मसूरी का जो कैंपटी फॉल इलाका है, वहां पानी जिस तरीके से झरने में आया, वो कहीं ना कहीं डरावने वाली स्थिति थी। वहां पर जो पर्यटक सुबह अगर वहां पर जो घूमने गए थे, नहा रहे थे, उनको हटाया गया क्योंकि ऊपर से काफ़ी तेज पानी आया। इसके अलावा चार धाम की अगर बात करें तो चारों धामों में बारिश हुई है। वहां पर मौसम बदला है। यात्रा पे थोड़ा फर्क इसलिए पड़ा है क्योंकि जगह जगह पहाड़ों से जो पत्थर है या फिर उसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं वो नीचे गिरे हैं और पानी काफी तेज आने के साथ मलबा आया है। उसकी वजह से सड़क कई जगह बाधित हुई है। हालांकि उन सड़कों को खोल लिया गया था। फिलहाल अगर अभी बात करें तो अगले 3 दिन, यानी अगर आज का दिन को जोड़ा जाए तो 3 दिन यानी 7 मई तक बारिश के हालात है। रुक रुक कर बारिश आ रही है, छिटपुट आ रही है, एक लगातार बारिश नहीं हो रही। लेकिन मौसम जिस तरीके से करवट बदल रहा है उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं मौसम के जो चक्र है उसमें बदलाव हुए हैं। इस वक्त काफी गर्मी हुआ करती थी, लेकिन अमूमन अब जी, धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हैं।
मुर्शिदाबाद हिंसा के करीब महीने भर बाद आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 दिन के दौरे पर मुर्शिदाबाद पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि वो हालात सामान्य होने का इंतजार कर रही थीं। दौरे से पहले उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। राज्य की हिंसा को लेकर राज्यपाल की रिपोर्ट को लेकर बहुत तवज्जो नहीं दी। कहा, मुझे जानकारी नहीं है कि राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को क्या रिपोर्ट दी है। वो बीमार हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। ममता 2 दिन मुर्शिदाबाद में रहेंगी, हिंसा पीड़ित लोगों को मुआवजा देंगी। इस हिंसा को लेकर उन पर बहुत आरोप लगे, लेकिन ममता बेपरवाह दिखीं। उन्होंने दिल्ली पर निशाना साधा है। বিজেপির বোঝা উচিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যারা করে তাদের আমরা ক্রিমিনাল বলি, তাদের আমরা কোনো ধর্ম বর্ণ জাতি হিসেবে বিচার করি না। এবং পুলিশের গুলিতেও একজন মারা গেছে, 3 জন। তাছাড়াও আমি কালকে তেহট্টে যে আর্মি মারা গেছেন তার পরিবারকেও ডেকেছি, ছুটিতে আসবে। মুর্শিদাবাদ জেলার একটা ইতিহাস আছে, সংস্কৃতি আছে। এক সময় মুর্শিদাবাদ জেলা আপনারা জানেন বাংলার রাজধানী ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলাকে কেন্দ্র করে এবং যে দুটো পার্টে মাত্র 2টো ওয়ার্ডে গন্ডগোল হয়েছে, সেটাও কারা করিয়েছেন, প্ল্যান করে কি করে করিয়েছেন, কিভাবে করিয়েছেন, আমি এই কটা দিন ধরে অনেক ক্রস চেক করেছি, রেকর্ডও করেছি। हमारे साथ जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी मनोज्ञा। वहाँ मुर्शिदाबाद पहुंची हैं ममता बनर्जी। लगातार उनसे सवाल पूछे जा रहे थे इस बारे में लेकर, लेकिन ममता काफ़ी बेपरवाह दिखाई दी इसे लेकर। लेकिन अब जो वहाँ पे पहुंची हैं मनोज्ञा, और वहाँ पे 2 दिन रहने का कार्यक्रम भी है, सीधे वो काफ़ी हमलावर भी रही हैं केंद्र पर। बनर्जी का हमेशा यही तरीका रहा है, जब स्ट्रीट पॉलिटिक्स या फिर ज़मीनी स्तर की राजनीति की बात होती है तो उनसे कद्दावर नेता देश में वर्तमान में बहुत कम आपको दिखेंगे। लेकिन इस बार उन्होंने एक बात ज़रूर कही, सीधा वार आरएसएस और बीजेपी पर, यह कहते हुए कि जो दंगे हुए हैं मुझे पता है उसके पीछे कौन है। जो मुआवजे लेने की बात थी उसमें कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी भी मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। इस पर जब पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि मुझे पता है लोग मुआवजा नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। दूसरी बात, बीएसएफ पर सीधा वार, ये कहते हुए और ये जानते हुए कि बीएसएफ इस समय बॉर्डर की इंचार्ज है, बांग्लादेश और भारत की सीमा, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहते हुए कि पहले भी इस तरह की हरकतें हुई हैं। लेकिन अब आपको सबसे बड़ी बात, एक बात महत्वपूर्ण ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। इसलिए जब भी राज्य में किसी भी तरह की कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गृह मंत्री भी हैं पश्चिम बंगाल की, गृह विभाग उन्हीं के पास है। अब बात करें अगर हम मुआवजे की और राजनीति की, तो आज और कल 2 दिन के करीब 48 घंटे के इस दौरे पर, आज जब वो दोपहर पहुंची हैं उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स की हैं, जहां पर प्रशासनिक बैठकों के बाद अब शाम को वहां रहेंगी और कल फिर पीड़ितों से मुलाकात करेंगी। और पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद ही ये समझ आएगा कि राज्य सरकार ने अभी तक जो रोक रखा था कि और कोई ना जाए मिलने के लिए, और खुद उन पर भी सवाल उठे कि क्या वो बहुत देर से गई हैं मुर्शिदाबाद, जिस तरह की घटनाएं हुई थी और जिस तरह के ज़मीन से बातें उठ रही थी कि राज्य सरकार की ओर से क्या देरी की गई है, उस तरह के सारे सवालों का अब राजनीतिक जवाब भी मिल रहा है। धन्यवाद आपका मनोज्ञा। तो ममता बनर्जी वहाँ पहुँची हैं, मुआवजे देंगी, 2 दिन वहाँ पर रहेंगी, और साथ ही वो हमलावर हैं केंद्र पर भी, और साथ ही साथ गवर्नर की जो रिपोर्ट रही है उस पर कुछ ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये कहा कि उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पे। बात भोपाल रेप कांड की। भोपाल रेप कांड मामले की जांच कर रही महिला आयोग की टीम आज कॉलेज पहुंची। महिला आयोग की टीम पीड़ित छात्राओं के कॉलेज पहुंची है, कॉलेज प्रबंधन से पूछताछ कर रही है। महिला आयोग की टीम जांच में शामिल पुलिस और अधिकारियों को भी तलब किया गया है। एसीपी, एडीसीपी, एसडीएम और टीआई भी कॉलेज पहुंचे हैं। भोपाल रेप केस में क्या क्या हुआ, ये पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दें। भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज का ये मामला है। 2017 से यहाँ पर छात्राओं के साथ बदसलूकी हुई, दरिंदगी हुई। आरोपियों ने झांसा देकर कई छात्राओं के साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों ने पहले एक छात्रा को किसी तरह से फंसाया और फिर ब्लैकमेल कर उसकी सहेलियों को बुलाकर दुष्कर्म किया। 8 साल तक पीड़ित छात्राएं चुप रहीं। अब तक 5 पीड़ित छात्राएं सामने आई हैं, जिनमें से 2 सगी बहनें हैं। मुख्य आरोपी फरहान समेत कई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं।
भागने की कोशिश करते आरोपी फरहान से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुख्य आरोपी फरहान के पैर में गोली लगी और जांच में जुटी महिला आयोग की टीम भी। पुलिस अधिकारियों से महिला आयोग की टीम मिली है। जांच दल जो है महिला आयोग का, वो पीड़ित छात्राओं के कॉलेज में पहुंचा है। और मेरे साथ निहारिका शर्मा जुड़ गई हैं, जो हमारी सहयोगी इस मामले पर रिपोर्ट कर रही हैं। निहारिका, महिला आयोग की टीम भी वहां पहुंची है, उसके बाद इस मामले में और किस तरह की पूछताछ हुई है? तमाम अफसरों को भी तलब किया गया है। पुराना मामला है, लेकिन अब जाकर उम्मीद जगी है कि इसमें कार्रवाई होगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, पिछले काफ़ी समय से इस मामले में पुलिस जुटकर कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। 6 आरोपियों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से 5 आरोपी की धरपकड़ यानी कि गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी एक आरोपी है अबरार जो फरार है। उसे ढूंढने के लिए एक टीम राज्य के बाहर गई हुई है। बात कर रहे हैं महिला आयोग की टीम की, तो पिछले 3 दिनों से महिला आयोग की टीम जो है वो भोपाल पहुंची हुई है। भोपाल पहुंचने के बाद उन्होंने आईओ और एसआईटी के तमाम अधिकारियों से पूछताछ की। उनसे जितने भी अभी तक सबूत इकट्ठे हुए थे वो सभी तलब किए और साथ ही में ये जानकारी जुटाने की कोशिश की कि ये पूरा मामला कब से चल रहा था, ये जो गिरोह है इसका सरगना कौन है, साथ ही में ये कभी से इस तरह के से लड़कियों को बहला फुसलाकर उनके साथ इस तरह का घिनौना कृत्य कर रहे थे। साथ ही में ये भी जानकारी जुटाने की कोशिश की कि जितने भी आरोपी थे वे किस तरह से कहीं ना कहीं अपना सहयोग प्रदान करते थे, कहाँ कहाँ वे लोग पहुँचे थे। और इसी के साथ उन्होंने ये भी जानने की कोशिश की कि मामला शुरू कैसे हुआ। अगर आज की बात करें तो महिला आयोग की टीम जो थी वो सबसे पहले आज भोपाल के प्राइवेट कॉलेज पहुंची जहां पर उन्होंने प्रबंधन से कई बातों को लेकर पूछताछ की। इस दौरान वहां पर एसडीएम, एडीसीपी, एडिशनल एडीसीपी के साथ एसीपी सहित कई बड़े अधिकारी जो है वो भी सब मौके पर पहुंचे। उन सभी लोगों को भी वहां तलब किया गया था। एक पूरी टीम बनाकर वहां पर पूछताछ की गई। प्रबंधन से हर मुमकिन जानकारी जुटाई गई और ये जानने की कोशिश की गई कि क्या कॉलेज में अभी भी कोई छात्राएं ऐसी है जिनके साथ इस तरह की दरिंदगी हुई हो लेकिन वो चुप बैठी हो। इसके बाद जो टीम है वो क्लब 90 जो कि कॉलेज से केवल 100 मीटर की दूरी पर ही मौजूद है, वहां पर पहुंची। क्लब 90 पहुंचने के बाद उन्होंने चप्पे चप्पे पर अपनी नज़र डाली, वहां पर जानकारी जुटाने की कोशिश की। जो लोग वहां पर मौजूद थे उनसे भी बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आरोपी कितने समय से यहाँ पर पहुँच रहे थे, कब कब आते थे, क्या लड़कियों को यहाँ पर लेकर आते थे। ये भी जानकारी मिली थी कि आरोपी जो थे वो युवतियों को यहाँ लेकर पहुँचते थे। साथ ही में यहाँ पर उनको गांजा की तस्करी भी कराई जाती थी। तो इस तरह से कौन कौन इस पूरे गिरोह में जुटा हुआ है, अगर कोई बैकहैंड से इनके साथ जुड़ा हुआ है तो वो कैसा था। टेरर फंडिंग की भी बात सामने आई थी, तो क्या उसमें भी कोई लोग इनसे जुड़े हुए थे। इस तरह के तमाम सवालों को लेकर बातचीत की गई। यहाँ से पूरे सबूत इकट्ठे करने के बाद टीम पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा के पास गई है, जहाँ पर इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल उनके साथ की जाएगी। उनसे भी कई सवाल जो है उसे पूछे जाएंगे, उनसे भी जानकारी तलब की जाएगी और इस मामले में पूरी रिपोर्ट 10 दिनों के अंदर पेश की जाएगी। जी, तो पूरी रिपोर्ट 10 दिनों के अंदर में पेश की जाएगी। महिला आयोग की टीम वहां पे पहुंची है, सभी एंगल्स पे जांच चल रहा है। धन्यवाद आपका निहारिका। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में हरियाणा के साथ चल रहे जल विवाद पर आज काफ़ी बहस हुई। हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से पारित डैम सेफ्टी एक्ट 2021 को रद्द करने का प्रस्ताव भी पास किया गया। पंजाब सरकार ने इसे राज्य सरकारों के अधिकारों पर अतिक्रमण करने वाला बताया। पंजाब सरकार ने कहा कि बीजेपी नदियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अजे भी वो कोशिश यही कर रहे ने। कदे अफसर बदलता कोई अफसर मुकर जाता उन्होंने बदल के कहने तू खोल दे गेट, तू खोल दे गेट। इदा नहीं चलूगा। जबकि अंकड़ियां मुताबक वो 31 मार्च तक अपना कोटा खत्म कर चुके ने। फिर भी असी मानवता के आधार पर पीने वास्ते पानी दे रहे हैं। उन्होंने 20 मई ਨੂੰ पानी 20 मई की रात ਨੂੰ पानी मिल जूगा तो 15 दिन उन्होंने आपदियां ही गलतियां का देखो नतीजा तो उन्होंने भुगतना पऊगा। क्योंकि असी उन्होंने 6 चिट्ठियां लिखियां, हर महीने मीटिंग होंदी सी, हर महीने असी चिट्ठी लिखते सी कि थोड़ा पानी खत्म होगा इस बार, तुसी संजम ना वरतो, असी देना नहीं मन्ने। पहलां दी आदतां पईयां होईयां सीगियां। सो अज जिहड़ा डैम सेफ्टी एक्ट उन्होंने भी पंजाब ने रद्द किया।
और पानी को लेकर राज्यों के बीच चल रही इस लड़ाई के पीछे एक वजह भी है। कुछ जलाशयों का पानी काफ़ी कम हो रहा है। हिमाचल के 3 बड़े जलाशयों में पानी कम है। पंजाब में भी यही हाल है। कैसे और क्यों, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर, जिन्होंने बात की है सेंट्रल वाटर कमीशन के पूर्व चेयरमैन AK बजाज से। पिछले साल के मुकाबले या औसत से 28% पानी कम है। आपको लगता है यही एक बड़ी वजह है कि ये पानी संकट और ये विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है पंजाब और हरियाणा के बीच में? हाँ, ये तो मतलब एक नॉर्मल फिनोमिना है। किसी साल पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, किसी साल कम हो जाता है, किसी साल इंडिया के किसी रीजन में कम ज़्यादा होता है, किसी में नहीं होता है। तो ये तो एक रूटीन चलता रहता है। बट क्योंकि इस साल में यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन में डेफिसिट हो गया है पानी का, तो इसीलिए सभी स्टेट्स जो हैं नॉर्दर्न रीजन की, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, वो सभी लोग अपना अपना पानी कंजर्व करने की कोशिश में हैं और बिल्कुल भी दूसरे। हाँ, इसकी वजह क्या है? मतलब 28% पानी कम क्यों है आपको लगता है? ये शायद थोड़े दिन पहले भी आपने मेरे से यही सवाल किया था, तो मैंने यही बताया था कि एक तो बारिश कम हुई है इन दिनों में इस बारी, और दूसरा कुछ सर्दियों में स्नो मेल्ट भी कम था। तो हिमाचल के जलाशय जो हैं स्पेशली उनमें स्नो मेल्ट का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है। पंजाब और राजस्थान वालों में तो इतना नहीं है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं शायद राजस्थान में इतनी स्थिति ख़राब नहीं है, बल्कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा ख़राब है। तो वो दोनों कारण हो सकते हैं उसके। ओवरऑल प्रेसिपिटेशन कम है। प्रेसिपिटेशन में पानी, बारिश भी होती है और स्नो भी होती है, जो स्नो मेल्ट कम हो रहा है अभी।